से हमारे कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में पधार रहे थे, जो हिंदी उर्दू में बहुत अच्छी गज़लें लिख रहे थे। संतोष रजा जी गाजीपुर के थे, उत्तर प्रदेश के, लेकिन पिछले 5-7 दिन पहले उनका ब्रेन हेमरेज की वजह से आकस्मिक निधन हो गया है। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं और हमारे कवि सम्मेलनों में भाग लेना, और हमारे कई कवि मित्रों से उनके घनिष्ठ संबंध भी हो गए थे कवियों से, और काफ़ी मिलनसार व्यक्तित्व था हमारे संतोष रजा जी का। लेकिन ईश्वर के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। समय एक ऐसा आया कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और हॉस्पिटल लेके जा, लेकिन वो जीवित नहीं रह सके, उनका निधन हुआ है। तो हम उनके तो मैं सभी से, हम कवियों और श्रोताओं की तरफ से संतोष रजा जी के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनके वहाँ रहने के सहन करने के लिए, परिवार को धैर्य प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट का मौन धारण। शांति शांति। एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा चाय ले लीजिए, चाय बचेगी। नमस्कार करते हो और अभिनंदन है जो भी उपस्थित है सभागार में, उनको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मुझे केरल से निकलने वाली पत्रिका आया चलिए, उसका एक लेख दिया गया है, जीवन परिचय है खास कर, वो है केरल के दिवंगत हिंदी से। केरल के दिवंगत नहीं रहे वो, 2006 का उनका देहांत हुआ है, और हिंदी से भी, समाज से भी नहीं, हिंदी से भी, दोनों चीज़ें थी उनमें। अच्छा, इनका पूरा नाम है ईश्वर वारियर टी फुल स्टॉप। ये प्रोफेसर रह चुके हैं। ये जो प्रोफेसर बने हैं उसके लिए इन्होंने जो मेहनत और दुखों को झेला है वो पूरा वर्णन उन्होंने बताया। तो राष्ट्रीय सम्मेलन ये की बात है जब महात्मा गांधी जी आए थे, 2019 की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन का युग था, और बड़े जोशीले ढंग से सभी इसमें भाग ले रहे थे, युवा पीढ़ी। ऐसे समय पर महात्मा गांधी जी ने हिंदी के लिए राष्ट्रीयता का एक भाव एक पेपर में लिख करके प्रस्तुत पेश किया। उसमें हिंदी प्रचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार का वर्णन किया गया, ताकि आगे चलकर तो राष्ट्रभाषा अपने आप बनेगी। ये महात्मा गांधी जी ने उस समय पेश किया। ये उनका लिखा हुआ पत्र जैसे मिला कि लड़की आगे पीछे की रहने वाली राज्य की सभी युवा पीढ़ी उसमें जुड़ गई। उसमें विशेष कर ईश्वर वारियर वो विशेष करके इसमें जुड़ गए। यहाँ से इनका कार्यकाल शुरू होता है हिंदी साहित्य का, प्रोफेसर का कार्यरत जो है, साहित्य से भी, समाज से भी आगे आगे। इनका आह्वान, गांधी जी का जो आह्वान था कि हिंदी सीखो, हिंदी सिखाओ, भारत को बचाओ। उस समय हिंदी सीखना बड़ा कठिन था, बहुत कठिन। अध्यापक मिलना मुश्किल, हिंदी बराबर किसी को आती नहीं, तमिल जानते हैं, कन्नड़ी जानते हैं, आगे आगे। ऐसे समय भी गांधी जी के आह्वान को युवाओं ने अपने ढंग से आगे बढ़ाया और उसमें भाग लिया। विशेष कर
ईश्वर वारियर ने इसमें काम किया और युवा पीढ़ी को लेकर एक दल तैयार हुआ। उन दिनों हिंदी को सीखना इतना मुश्किल था, लेकिन इस बेड़े को पार करके भी ईश्वर वारियर ने सभी को जोड़ा और बड़ी खुशी के साथ उस समय के युवा पीढ़ी भाग ली और आगे चलकर यही हिंदी का जो नारा था मुख्य धारा में जुड़कर भारत के लिए सेतु का काम हुआ। उसी से वहाँ से लेकर आज तक हिंदी की धारा बह रही है। ईश्वर भैया ने इस अवसर को जाने नहीं दिया और इस अवसर से लाभ उठाकर दक्षिण भारत हिंदी विज्ञान सभा का के आयोजनों में कार्य में जुड़ गए और प्रचार प्रसार के नाते जो हिंदी की परीक्षाएं होती थी उनमें कई विद्यार्थियों को बिठाया और खुद भी हिंदी के परीक्षाएं दी और खुद भी परीक्षाएं दिए। ये हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत आगे तक बढ़ता गया। वे 1921 के अब इनका जन्म बताते हैं। 1921 में त्रिशूर के जेरियूर गांव में इनका जन्म हुआ और कुच्चुकुट्टी वारियर तथा चिंगारा कृष्ण वारियर उनके माँ बाप थे और इनका देहांत 2006 में। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ये पैसे के लिए मोहताज थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे समय में भी इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार ऐसे ढंग से किया कि उनकी एक मंडली तैयार हुई। इस मंडली का महान उद्देश्य था हिंदी का प्रचार करो, हिंदी को आगे बढ़ाओ। देखिए सोचिए, कर्नाटक केरल में हिंदी का प्रचार प्रसार उस समय देखिए आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय इन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए जो काम किया उसमें थोड़ा बहुत इनको आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ, थोड़ा आर्थिक स्थिति इनकी सुधरी और वो आगे बढ़े। और ऐसे समय पर उन्होंने हिंदी की परीक्षाओं को देते देते डिग्री स्नातक को पास कर दिया। ऐसे समय में उनको एक छोटे मोटे विद्यालय में सर्विस मिली। बाद में धीरे धीरे चलकर कालीकट स्नातक कालीकट के बाद त्रिशूर गांव के सेंट कॉलेज में, सेंट जॉन्स कॉलेज में उनको प्राध्यापक का अवसर मिला। अब उनका कार्यकाल बढ़ता गया, बहुत अच्छे लेक्चरर बने। बाद में फिर उनको इस कॉलेज के बाद सरकारी नौकरी मिली। इस तरह से उनका आर्थिक दशा सुधरती चली गई और वो हिंदी के लिए मर मिटने को तैयार हुए। एरनाकुलम महाराजास कॉलेज में सेवा करते करते वो आगे बढ़े। उस समय एक प्रबुद्ध मित्र मंडली बन गई। ये इनके कार्य को देखकर मित्र मंडली, कई मित्र जुड़ गए। इनमें नाम दिया 10 नाम है। ये 10 बड़े महान कार्यकर्ता थे। ये मित्र मंडली बनने से इनको संबल जागा, साहस बढ़ा, हौसला आया और ये आगे बढ़े। ईश्वर वारियर को अधिक कर्मठ ये मंडली ने इनकी मंडली की वजह से एक कर्मठ व्यक्तित्व को प्राप्त किया। अच्छा, भाषा विज्ञान उस समय सारे लोग बोले कि भाई ये हिंदी को सीखना जरूरी है। गांधी जी ने कहा अगर राष्ट्र को समझना चाहते हो तो हिंदी सीखो, राष्ट्र को समझना चाहते हो तो हिंदी सीखो। तो ये हिंदी सीखने के
भाषण था कार्यशाला में। वो बोले कि भाई किसी को हिंदी सीखना है, आई ई उर्दू से ये लगभग यहाँ तक सीखते हैं, लेकिन श स इसका उच्चारण करके बताया। किसको आता है? उत्तर भारत वाले या दक्षिण भारत वाले? कौन करता है ठीक से? तो ईश्वर वारिया ने खड़े हो गया कि मैं इसका उच्चारण करके बताता हूँ। श तालव्य श है, श कंठस्थ श है, स सरल शब्द है जो जबान को ऊपर लगती है तालव्य। ये सारा करके कैसे बोला जाता है वो बोल कर बताए। तो चटर्जी बड़े खुश हुए और उनका सम्मान करे और उनको बताया कि तुम है योद्धा हो, हिंदी को आगे बढ़ाने वाले। ये बात उनके आगे बढ़ी और इनको आगे बढ़ने के लिए सांत्वना मिली। अब रही बात, उस समय अंग्रेजों का राज्य था और वो भाजपा उनका ग्रोथ हिंदी पढ़ने वालों को बिल्कुल सहायता नहीं करते। ऐसे समय ही ईश्वर वारियर ने जो काम किया, जो अध्यापक तैयार किए, जो लेक्चरर तैयार किए, जो कॉलेजों की स्थापना किए, बहुत ही मूल्यवान बात है। कई ऐसे कार्य उनके पास से होते रहे। अब रही बात, ईश्वरीय इतना पढ़ चुके थे, साहित्य का ज्ञान, तो उनके जीवन में महर्षि शरण गुप्त का पढ़ना, मानस को पढ़ना और आपके क्या प्रसाद जयशंकर प्रसाद को पढ़ना, तुलसीदास को पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तुलसीदास को पढ़ते थे मानस, रामचरितमानस को इन्होंने कहा रामचरितमानस क्या है? ऐसे 3 चीजों की त्रिवेणी है, वो है काव्य, भक्ति और दर्शन। रामचरितमानस क्या है? इसमें काव्य है, भक्ति है और दर्शन है। इसको पढ़ा जाना चाहिए। धार्मिक पुस्तक बोलो या शिक्षा के लिए बोलो, ये उनका लिखा हुआ, ये उनका हवाला था। उन्होंने कहा कि रामायण रामचरितमानस का सार ये है। फिर एक बार ये हुआ, प्रसाद जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रशंसक थे, तो जयशंकर प्रसाद जी उस समय एक लहरी नाम का काव्य का पुस्तक लिखा है। ये लहरी नाम की कविता पढ़कर इतने मुग्ध हुए कि वो प्रसाद जी के कविताओं में डूब गए और जब कक्षाओं में पढ़ाते थे लेक्चरशिप और अध्यापक बनकर, तो सारे अध्यापक, सारे विद्यार्थी डूब जाते थे, कविता के रस में डूब जाते थे, इतना तल्लीन होकर पढ़ाया करते थे। ऐसा था, इन्होंने इनकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद आया प्रेमचंद जी का जमाना, समय उनके बाद ही तो प्रेमचंद जी ने जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों पर समीक्षा की और समीक्षा करके क्या समीक्षा किए, मूल्यांकन क्या किए कि मरे मुद्दों को खोदे, कब्रिस्तान के मुद्दों को खोद कर लिखा गया। ये टिप्पणी करे जयशंकर प्रसाद पर प्रेमचंद जी ने उस समय। तो ईश्वर वारियर ने कहा कि आप लहरी पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये क्या समीक्षा किया? लहरी कविता को पढ़ लीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये था टीका टिप्पणी मूल्यांकन समीक्षा की बात। उसके बाद मानस को उन्होंने कह दिया को आमंत्रित करूँगा मैं गोविंद अक्षय, क्योंकि हमारे जिद्दत साहब ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अभी 15 दिन मुझे बेंगलोर में रहना पड़ा और वहाँ पर एक शब्द संस्था बेंगलोर में हिंदी की एक शब्द संस्था है। जब जिस दिन बेंगलोर गया उस दिन वहाँ पर कार्यक्रम था और उन्होंने आमंत्रित किया और सम्मानित किया और खूब सुना बेंगलोर में। फिर उसके बाद एक बाबा जी के पास नातिया कार्यक्रम हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वहाँ पर 2-3 कार्यक्रम हुए। एक सर्वधर्म सम्मेलन भी हुआ, उसमें राष्ट्रीय एकता की कविताओं को सुनाने का मौका मिला। फिर नातिया और अंकबद्ध मुशायरे हुए वहाँ पर, और एक कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम वहाँ पर इंटरनेशनल मुशायरा हुआ।
सभी गण भाग लिए और लगभग हैदराबाद से सभी वहाँ पर उपस्थित थे। देवदास जी और मनीष हैदराबादी जी और जरूर हैदराबादी और अनिरुद्ध मिश्र। तो वहाँ पर बहुत सम्मान हुआ। इंटरनेशनल मुशायरा रात में बहुत देर रात तक चला और बढ़िया स्टार होटल में इसका आयोजन था। इंटरनेशनल मुशायरा बेंगलोर, तो 4 कार्यक्रमों में बेंगलोर में भाग लिया। तो हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम था रक्षा मंत्रालय, जो पूरे हिंदुस्तान से 35 प्रशासनिक अधिकारियों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया। तो काफ़ी अच्छा सफर रहा। कल ही मैं वापस आया और आज हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर संपन्न हुआ है। आई 3 शेर पेश करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। मोहब्बत में तेरी दीवाना हूँ, दर भटकता हूँ। मोहब्बत में तेरी दीवाना हूँ, दर भटकता हूँ। अंधेरी रात में जुगनू की तरह मैं चमकता हूँ। अंधेरी रात में जुगनू की तरह मैं चमकता हूँ। मोहब्बत में तेरी दीवाना हूँ, दर भटकता हूँ। मोहब्बत में तेरी दीवाना मोहब्बत में तेरी दीवाना हूँ, दर भटकता हूँ। अंधेरी रात में जुगनू की तरह मैं चमकता हूँ। अंधेरी रात में जुगनू की तरह मैं चमकता हूँ। और ये शेर देखिए, मैं तुझसे दूर पल भर भी, मैं तुझसे दूर पल भर के लिए भी हो नहीं सकता। मैं तुझसे दूर पल भर के लिए भी हो नहीं सकता। तेरे सीने में दिल बनकर धड़कता था, धड़कता हूँ। तेरे सीने में दिल बनकर धड़कता था, धड़कता हूँ। मैं तुझसे दूर पल भर के लिए भी हो नहीं सकता। तेरे सीने में दिल बनकर धड़कता था, धड़कता हूँ। और आइए एक और शेर। मैं सच्ची बात करता हूँ, किसी से मैं नहीं डरता। सच्ची बात करता हूँ। मैं सच्ची बात करता हूँ, किसी से मैं नहीं डरता। इसी कारण तो दुनिया की नजर में मैं भटकता हूँ। इसी कारण तो दुनिया की नजर में मैं भटकता हूँ। मैं सच्ची बात करता हूँ, किसी से मैं नहीं डरता। इसी कारण तो दुनिया की नजर में मैं भटकता हूँ। मोहब्बत में तेरी दीवाना हूँ, दर भटकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोष्ठी है, परिस्थितियाँ थोड़ी खराब है, कुछ लोग आश्वस्त हैं, कुछ व्यस्त हैं। हमारी पारंपरिक ये गोष्ठी है वो यहाँ संपन्न हो रही है। और कुछ जगह आज कार्यक्रम भी वरिष्ठ नागरिक लोगों का भी यहाँ जैन समाज में रामपुर में कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर कुछ 2-4 लोग वहाँ पर भी चले गए। तो खैर कोई बात नहीं। आइए दिनेश से निवेदन कर रहा हूँ, वो मूल्यांकन के बारे में कुछ विचार कर सकते हैं और अपनी कविता भी प्रस्तुत करें। और दिनेश जी, अक्षय जी
तथा उपस्थित साहित्य प्रेमियों और हिंदी प्रेमियों, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। समीक्षाएँ सुनने से बहुत ही विचार समीक्षाएँ सुनने को मिली हैं और समीक्षाओं पर समीक्षा करना की आवश्यकता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इन समीक्षाओं से जो विचार उत्पन्न हुए दो शब्द में कहना चाह रहा हूँ। चाहे हिंदी की सेवा करो या साहित्य की सेवा करो, हमारी आज हम हिंदी से भी जो कहलाते हैं अपने आप को हिंदी से भी, ऐसी हालत है हमारी जैसे कि कोई रईस माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़कर जाते हैं और वो औलाद काम तो नहीं करती, बस वो संपत्ति को मेंटेन करने में ही परेशान रहती है। यही बात हम साहित्य प्रेमियों और हिंदी प्रेमियों की है। अभी जैसे थोड़ा मुश्किल से पूछ रहा है समस्या में कि जरा सोचिए आज के हालात और उन हालात की तुलना अगर करेंगे तो उन विपरीत हालातों में लोग हिंदी की सेवा किस तरह किए, हिंदी के महल को किस तरह बनाने में अपना योगदान दिया। योगदान तो बात से तुलना नहीं किया कि हमारे पास कुछ इनकम सोर्स है, अच्छी आमदनी है तो हम कुछ सेवा के लिए निकल जाते हैं, हिंदी की सेवा के लिए, शौकिया साहित्य की सेवा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों की आर्थिक आमदनी भी इतनी नहीं थी, घर में कुछ ज़्यादा संपन्नता नहीं थी, गरीब की हालत में उन हालातों में अपने आर्थिक जीवन को सुधारने की ओर ध्यान न देकर हिंदी के लिए और साहित्य के लिए जो उन्होंने त्याग किया, मैं समझता हूँ आज की हमारी अपनी पीढ़ी में इतनी क्षमता नहीं है। हम लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास कुछ कठिनाई आ गई, जो मुझे बता दें, हम साहित्य की कोशिश को छोड़ देते हैं, साहित्य को पढ़ना छोड़ देते हैं, लिखना छोड़ देते हैं, किसी भी रूप में सेवा को छोड़ देते हैं। क्यों? मेरे घर में परेशानी है। तो सोचो उस जमाने में वो लोग अपने सारी परेशानी को छोड़कर हिंदी की सेवा किया करते थे। प्रेमचंद जी का उदाहरण सबके सामने है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी उनकी, पारिवारिक कला भी था, लेकिन उन्होंने अपना लेखन कभी नहीं छोड़ा। मैं तो समझना कि वो इस तरह से धारा प्रवाह लिखते थे वो कि लिखते लिखते तो मिलने के लिए आ गया, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, जहाँ पे लेखनी उनकी तो वहीं बंद कर देते थे, मिलने वालों से मिलते थे, बातचीत करते थे, कोई काम हो तो वो कर देते थे। फिर जब आगे बैठते थे जहाँ पर उनकी लेखनी बंद हुई, वहीं से वो धारा प्रवाह होना शुरू कर दिया। तो इतना त्याग तपस्या उनका था, उनसे अगर हम तुलना करेंगे तो हमको बहुत कुछ करना है, हम कुछ नहीं कर रहे। आ तो रहे बोलने में आ रहे हैं, बीच लीडर से कहा ठीक है, लेकिन वो जो सेवा किए वो लोग अपना खून पसीना एक कर वो हम लोगों को भी करना है, आगे भी करना है, और इसके लिए मिशन का होना जरूरी है। जैसे उन लोगों ने राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम, साहित्य प्रेम का जो मिशन रखा, वो मिशन को जगाए रखना है, तभी हम कुछ कर सकेंगे। केवल चौकिया पर आ गए, बस टाइम पास के लिए आ गए, बस सुनने के लिए आ गए, इससे तो हिंदी की सेवा या साहित्य की सेवा नहीं होती। और आजकल के ज़माने में जो पत्रिकाएँ जो निकलती हैं आजकल, मैं समझता हूँ ये भी कोई तपस्या से कम नहीं है। पत्रिकाओं को प्रिंट करना, पब्लिश करना, प्रकाशित करना बहुत कठिन काम है। जो आर्थिक सहयोग किसी न किसी दाता से मिल भी जाए, लेकिन आर्टिकल्स नहीं मिलते, लिखने वाले नहीं मिलते। आजकल व्यस्त जीवन ऐसा हो गया कि न लोग को पढ़ने की फुर्सत है, न कुछ लिखने की फुर्सत है। बड़े नावल तो पढ़ने मैं समझता हूँ आज कोई पढ़ता ही नहीं है। नावल तो 25 साइज देते हैं, कोई समय नहीं आप मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं नहीं पढ़ सकता। तो छोटी कहानियों से भी साहित्य का कर्तव्य निर्वहन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि ऑक्सीजन कहानी में आज के हालात को बताया गया है, कोरोना के पीरियड में जैसे इन हालात में भी एक दूसरे के लिए याद करने की भावना जो है, इस तरह से छोटी घटनाओं से, छोटी कविताएँ, छोटी कहानियों से हम आज के दौर में हिंदी को और
प्रेमचंद, पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अनुजय बच्चन, ये सब उठते सूरज थे। सूरज आज अस्त हो गया, फिर नए रूप से जो सूरज उदय होगा, सूर्योदय होगा किसी अच्छे साहित्यकार का, एक अच्छे विद्वान का, तब तक हम लोग जैसे मानो दिए लेकर चल रहे हैं। वो बोलते ना सूरज जो सुबह उगेगा तो हमारा काम क्या है, दिए का काम क्या है, सूरज के उगने तक दिए को जलते रहना है। दिया जलते जलते सुबह जब हो जाती, सूरज जब उगने लगता, जब दिए का कर्तव्य समाप्त हो जाता और वो वहाँ पर बुझ जाता। वैसे हालत से हम लोग गुजर रहे हैं। कोई अच्छा साहित्यकार जब तक पैदा न होगा तब तक हम लोग दिए के समान अपनी सेवाओं को यथाशक्ति, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, जरूरी नहीं है कि हर कोई उनकी क्षमता वाला हो। तो जो भी हमारी यथाशक्ति है हमको हिंदी की सेवा करना है, उसी मिशन को जागृत करना है, मिशन को लेकर रखेंगे। आज़ादी के टाइम पे भारत को आज़ाद कराने का मिशन था, तभी तो लोग जोश खरोश के साथ आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए। आज ऐसा कोई मिशन नहीं है, तो ऐसे आंदोलन को दिखाई नहीं देते। और हिंदी के भी आंदोलन की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो आंदोलन हुआ था उस समय, उसका परिणाम ये हुआ कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जा रही है। उनका मिशन सफल हो गया। अब आज के दौर में अंग्रेजी के मुकाबले में हिंदी साहित्य को भी आगे बढ़ाने के लिए हमको नए रूप में मिशन तैयार करना है। हमको वो आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, पुराना आंदोलन के सड़कों पर निकलने ऐसा। अंग्रेजी के मुकाबले में हिंदी को स्थापित करने के लिए हमको नए रूप से, नए सिरे से, नए आंदोलन की आवश्यकता है। बस अध्यक्ष टिप्पणी में मैं विचार कर सकता हूँ और एक दूसरा भी कर्तव्य भाग अच्छे दिन डाल दिया है। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा लिखता नहीं, कभी कभी थोड़ा प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा प्रयास है, मैं उस प्रयास को अपने सामने रखूँगा और अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊँगा। बहुत मुश्किल से कई लोगों के प्रयास करते 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 गीत के रूप में लिखने की प्रयास करूँ, लेकिन अभी भी मैं तरह में नहीं गा सकता, स्वर में नहीं गा सकता हूँ, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। लिख तो लिया हूँ लेकिन उसका अभ्यास में स्वर में नहीं किया, तो क्षमा चाहता हूँ। कविता के रूप में रखता हूँ। वसंत का मौसम पिछले काम गया था, उसी के उद्देश्य से लिखा था। हुआ यूं वसंत का आगमन, शीर्षक है इसका। हुआ यूं वसंत का आगमन। पहला मुद्रा है, सुवासित हुआ वन पवन, हुआ यूं वसंत का आगमन। सुवासित हुआ वन पवन, हुआ यूं वसंत का आगमन। हरित धरणी पर मुक्त हुआ नील गगन। हरित धरणी पर मुक्त हुआ नील गगन। उल्लसित हो बहने लगी सुरभित पवन। उल्लसित हो बहने लगी सुरभित पवन। ऐसे में क्यों न खेले कोई रंगों के संग, क्यों न झूमे और गाए रे ये मन। ऐसे में क्यों न खेले कोई रंगों के संग, क्यों न झूमे और गाए रे ये मन। सुवासित हुआ वन पवन, हुआ यूं वसंत का आगमन। अमराई में गुंजित कोयल की गुंजन, पूर्णशील दिवस रात्रि का मिलन। दिन में गर्मी होती है और रात में सर्दी होती है, तो उसको इस तरह से कहा गया। अमराई में गुंजित कोयल की गुंजन, पूर्णशील दिवस रात्रि का मिलन। प्रकृति में चहु ओर छाई है उमंग। प्रकृति में चहु ओर छाई है उमंग। मधुमास की ये मस्ती मिटाती थकन। मधुमास वसंत, मधुमास की ये मस्ती मिटाती थकन। सुवासित हुआ वन पवन, हुआ यूं वसंत का आगमन। और आखिरी बंद है, सघन पेड़ों पर रंगीन फूलों का वितान। सघन पेड़ों पर रंगीन फूलों का वितान। पेड़ों के झुरमुट के बीच झरनों का गान। पेड़ों के झुरमुट के बीच झरनों का गान। सौंदर्याभास कर देता मन को उल्लसित। सौंदर्याभास कर देता मन को उल्लसित। उस अद्भुत कारीगर को सच्चत नमन।
उस अद्भुत कारीगर को चंचल नमन सुवासित हुआ वन उपवन हुआ यो वतन का आगमन हुआ यो वतन का आगमन। धन्यवाद।